नमस्कार दोस्तों, पास क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने जो जीआईसी मेंस की सीरीज़ शुरू की थी, तो उसके तहत निबंधों पे बात, निबंधों के इंट्रोडक्टरी क्लास पे, फिर निबंधों के कुछ वीडियो धीरे-धीरे पढ़ रहे हैं और उसके साथ-साथ हमने समास पे बात कर दी। व्याकरणिक पोर्शन को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा देना है, फिर आपको कोई दुविधा नहीं रह जाएगी कि कौन से कॉन्सेप्ट में, चूँकि हम लोगों ने शुरू किया है तो 2 टाइप की, एक तो लिटरेचर हमारा जो है मेंस का जिनका होगा, तो उनके लिए कैसे परिभाषाएँ गढ़नी है, कैसे निर्मित करनी है, और दूसरा ये है कि जो कॉमन पेपर होगा उसमें सीधा-सीधा पूछेगा कि इनमें कौन-सा समास है, कौन-सा समास नहीं है। ठीक इसी तरीके से जब वाक्य शुद्धि वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, तो लिटरेचर के विद्यार्थियों के लिए तो ये नहीं है कि वाक्य शुद्धि कैसे लिखा जाए, ये तो नहीं आएगा मेंस वाले में, जिनका वैकल्पिक है। लेकिन जो कॉमन पेपर है, उसमें कम से कम एक प्रश्न देके उसमें से 4-5 कैटेगराइज़ करके वो पूछता है कि इसमें कौन-सी शुद्धि है, इसमें क्या गलत हुआ, इसमें क्या सही हुआ, ये सब सारी चीज़ें पूछती हैं। तो जब हम आज इस पे बात कर रहे हैं वाक्य शुद्धि में, अच्छा आपने सुना होगा ना कि जब आप काव्य शास्त्र पढ़ते रहे होंगे तो आपने ये सुना होगा कि वाक्य दोष क्या होता है, ठीक है ना? ऐसे सुना होगा ना? या कुछ भी चीज़ें, काव्य दोष क्या है, काव्य तो दोष क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि किसी को हमने काव्य को पढ़ा और जब काव्य को पढ़ने पे हमें वो रस ना प्राप्त मिले, वो हमें ना आनंद की प्राप्ति हो, इसका मतलब वो तभी नहीं होता है जब उसमें कुछ न कुछ बाधक तत्व होते हैं। तो उसी तरीके से जब हम काव्य दोष पढ़ रहे थे, तो उसमें जैसे था कि जैसे श्रुति कटुत्व, जैसे सुनने में जो कानों को एकदम कटु लगे, वैसे आप नहीं प्रयोग करेंगे। अधिक पदत्व दोषों का, अब पता चले कि एक शब्द दिया हो, हाँ, उसके साथ अब जैसे केवल हो, केवल के साथ ही दे दिया हो, इसका भी कोई प्रयोग नहीं, मतलब अतिरिक्त शब्द आप नहीं प्रयोग करेंगे। न्यून पदत्व तो ये था, कम भी पद नहीं प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि एक आध पद आपने निकाल दिए, ठीक है ना? क्लिष्टस्त्व का, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, या ठीक, या अश्लीलत्व दोष यानी अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ग्रामत्व दोष ग्राम्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक इसी सारी चीज को जो काव्य दोष था, इस तरीके के जो हमारे काव्य शास्त्र में बातें की गई, वही हिंदी में वाक्य शुद्धि के नाम से हम लोग जानना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग वाक्य शुद्धि पे बात करते हैं। अच्छा चलिए, आप देखिए, या तो दो चीजें हैं, चूंकि ये वासुदेव नंदन शरण की से हमने वो लिया है पूरा का पूरा जो है, चूंकि इसलिए क्योंकि किताब ऑथेंटिक है और इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और हम धीरे धीरे चीजों को करते हुए चलेंगे। अगर सिर्फ सारी चीजों को पढ़ने के और भूल मिल के अच्छा है कि मैं सीधे आपको उदाहरणों के द्वारा, जैसे कोई चीज होती है ना कि जैसे कोई चीज आपको बताया उससे ज्यादा दिखा दिया जाए, तो वो चीजें आपको आसानी से समझ में, आपको मोटरसाइकिल के बारे में विशेषताओं का वर्णन करें तो एक क्लच बताएं, एक गियर बताएं, एक हेडलाइट बताएं, सीट बताएं, कवरिंग बताएं, लाइट, तो इससे दिमाग आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर हम आपको एक सीधे सीधे एक बाइक को पिक्चर को दिखा दें और फिर उस पर बात करेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे वाक्य शुद्धि पे, चलिए सीधे डायरेक्ट हम आपको उदाहरणों से समझाएंगे, ठीक है ना? आइए, तो थोड़े से हम वो राइट पे कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब ये दिया है कि वाक्य की अशुद्धियां। सबसे पहले एक चीज देखिए, बहुत अंतर होता है, जैसे अब इस पे हम बात करेंगे। अब जैसे इसी में देखिए, एक जगह शस्त्र दिया है, एक जगह अस्त्र दिया है, कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, शस्त्र जानते हैं क्या होता है, शस्त्र और अस्त्र में अंतर होता है, ठीक है ना? जैसे आप जो चीज हाथ में पकड़ के चलाएंगे उसको अस्त्र कहते हैं, और जो दूर से चलाएंगे, ठीक है ना, उसको जो है कि शस्त्र कहते हैं। अब देखिए, बंदूक को हाथ में पकड़ के चलाएंगे, बंदूक क्या होती है, हाथ में पकड़ने वाली चीज है। हाथ में पकड़ने वाला क्या है, हथियार है, और हाथ में पकड़ने वाले हथियार को क्या कहा जाता है, अस्त्र कहा जाता है, न कि शस्त्र कहा जाता है। इसलिए बंदूक एक बहुत ही उपयोगी क्या होगा, अस्त्र होगा, न कि शस्त्र होगा, ठीक है ना? इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि बंदूक एक अस्त्र है, ऐसे याद करिए। अच्छा, ऐसे भी याद करिए ना, पुराने जमाने में ना शस्त्र शास्त्र की बात होती थी, लिखा होता, ऐसे मतलब ऐसे आप ये चीजों को याद करिए। बस मैं इतना सा एक बात आपको बताऊं कि जैसे मतलब ऐसे कोरिलेट करने के लिए कांसेप्ट बनाना ट्रिकी, कि यार फलाना, यार शस्त्र, जितनी शस्त्र की विद्या की जरूरत है उतने शास्त्र की विद्या की जरूरत है। चंद्रगुप्त नाटक आप पढ़ेंगे तो, ठीक है ना? तो उस समय का अभी धीरे धीरे अस्त्र, तो आप धीरे धीरे अस्त्र की बात हो, तो अभी हम चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता है, तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। आप देखिए, श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण कैसे है, श्री जब अनेकों आ जाएगा, अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो अनेकों करने की क्या जरूरत है? तो जैसे अनेक मीन्स क्या हो जाएगा, बहुत सारे, तो अनेकों की क्या जरूरत है भाई, अनेक से ही कर दीजिए ना, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। हर बार ये पेपरों में पूछता है कि किसी का भी दे देगा कि इनके अनेकों नाम, नहीं नहीं, अनेक नाम है। चलिए, अब देखिए, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी चर रही है। जब भी ऐसे चीजें होंगी, जब भी दो लिंग की बात होगी, ठीक है ना, तो जैसे देखिए कि जैसे वाक्य में दोनों लिंग और वचनों के अनेक विभक्ति रहित कर्ता और या किसी अन्य अवयवयुक्त हो, तो क्रिया बहुवचन में उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। ये देखिए, दो लिंग है, एक गाय एक घोड़ा और से जुड़े हुए हैं, और इनके बाद में एक और लास्ट में कोई चीज आए, बकरी आ रही है,
और ये दोनों क्या है, विभक्ति रहित है। विभक्ति रहित का मतलब क्या होता है, गाय ने, गाय को, घोड़े से, घोड़े के द्वारा, ये सब सारी चीजें नहीं है। तो इसका मतलब ये सीधे सीधे लास्ट में हो जाएगा। और लास्ट बकरी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो बकरी चरती है, इसलिए ये पूरी की पूरी हो जाएगा कि ये दोनों चर रही हैं। ठीक है। ठीक उसी तरीके से बाघ और बकरी ये घाट पर पानी पीते हैं। कभी कभी शब्दों को आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे और बोलते रहिए ना, वही शुद्धि है। जो आप व्यवहार में बोलते होंगे ठीक से कम जानना, तो हो जाएगा। ठीक, यही है दे रहा है कि बाघ और बकरी, देखिए दो लिंग है, एक तो बाघ दिया है, ठीक है, एक लिंग यह हो गया, और बकरी, बाघ क्या है, पुल्लिंग है, बकरी क्या है, स्त्रीलिंग है। पहली बात ये जानिए। अब ये दोनों क्या है, विभक्ति रहित हैं, ठीक है ना, और इनके क्या है, ये और से जुड़े हुए हैं। ठीक, और जब भी ये दोनों विभक्ति रहित हो, दोनों कर्ता और से जुड़े हुए हो, तो जो लास्ट वाला जो इसका निर्धारण होगा लिंग का, वो लास्ट वाले से होगा। तो इसलिए कह रहे जो इन दोनों का जो, तो इन दोनों का जो निर्धारण होगा वो हमेशा का हमेशा क्या होगा, बहुवचन होगा। और बहुवचन में भी क्या हो जाएगा, फिर पुल्लिंग आ जाएगा। ऐसे ही कर लीजिए। चलिए, अच्छा, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के नहीं, कई रेलवे की बात थोड़ा ना हो रही है। रेलवे तो क्या होगा, आप देखिए कई रेलवे कर देंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कई रेलवे, कई सारे रेलवे हैं, मतलब आप जैसे कर लीजिए। लेकिन क्या है कि रेलवे के कई कर्मचारी, रेलवे तो एक ही है ना, इंडिया में क्या है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे ही है ना। क्या यूपी रेलवे भी है क्या, बिहार रेलवे भी है क्या, नहीं है ना। तो इसका मतलब कई रेलवे तो हुए नहीं, अपने आप में गलत हुआ। इसका मतलब ये जो कई शब्द है, वो रेलवे के कई कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। समझ में आया आपको? ओके, आगे चलता हूं। मुझे संदेह है कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा। यार, अगर युद्ध बंद हो जाएगा, न बंद हो जाएगा, ये समझदारी की बात है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात है। इसको जो समझता है वही बता पाएगा कि युद्ध कब तक चलेगा, लंबा खींचेगा छोट। तो ये समझदारी की बात है, न कि संदेह की बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिए, एक चीज देखिए, बहुत सारी चीजें मैंने खुद पढ़ी और आपके लिए लिख दिया, ताकि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे ना हो। ठीक है ना, बस इतनी सी जानिए कि बड़ा से छोटा, मैंने आपको कीवर्ड लिखा है यहाँ पे। ठीक, कि जब बड़ा से छोटा कोई चीज होगा, बड़े से छोटा, बड़े को कोई छोटा चीज देगा तो प्रदान करेगा, और छोटा कोई चीज बड़े को देगा तो अर्पित करेगा। देखिए भाई, सीधी सी बात है, हम जब छोटे हैं और किसी बड़े को करेंगे तो अर्पित करेंगे, अर्पण करेंगे, हम सम्मान के साथ देंगे, ठीक है ना। और बड़ा हमको क्या कर देगा, हमको एक तरीके से प्रदान कर देगा। तो बस छोटे का आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि छोटा कोई भी होगा, ठीक है, वो अर्पण करेगा, तर्पण करेगा। हम अपने आराध्य के प्रति क्या करते हैं, अर्पण करते हैं ना, कि प्रदान करते हैं। हम अपने आराध्य अर्पित करते हैं, पुष्पयामी समर्पयामी, ऐसे करते हैं ना, पुष्पयामी समर्पयामी, समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। वो समर्पयामी का यही मतलब है, अर्पण करना, अर्पित करना। तो ठीक है, जैसे छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अब छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन, अब छात्र क्या है, एज में क्या है, छोटे हैं, और हमारे पंडित नेहरू जी क्या है, बड़े हैं। इसका मतलब अब यहाँ पे छोटे और बड़े का कॉन्सेप्ट आ गया। तो जैसे ही छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, नहीं, हम लोग बड़े को क्या करते हैं, अर्पण करते हैं, अर्पित करते हैं। इसलिए छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं किया, बल्कि अर्पित किया। ठीक, आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग चलते हैं और अगली क्लास पे बात करते हैं आपसे, ठीक है। भारत सरकार, अगली बात पे, भारत सरकार ने श्रीमती रुक्मणी अरुडेल को भारत विभूषण की पदवी अर्पित की। अब देखिए, अब भारत सरकार क्या होगा, भारत सरकार क्या होगा। अब देखिए, हम जिस देश में रहते हैं वहां की गवर्नमेंट हमारे लिए सबसे बड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे संविधान में माना गया, क्योंकि संविधान, जो सरकार है वो लोकतंत्र की शक्ति के द्वारा अर्जित की बनाई गई है। तो भारत सरकार क्या हो गई, बड़ी हो गई। और रुक्मिणी अरुणदेव तो एक सदस्य है ना, एक सिटीजन है, एक नागरिक है, वो भारत सरकार से बहुत छोटी हो गई। इसका मतलब अब भारत सरकार भारत विभूषण की पदवी जो है क्या करेगी, इनको प्रदान करेगी, न कि अर्पित करेगी। अब आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब आप याद कर लीजिए कि जब भी भारत सरकार, जब भी बड़ों की बात होगी, तो बड़े से छोटे क्या करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, तो बड़े से छोटे लोग, हम लोग छोटे लोग जो होते हैं, बड़ों का क्या करेंगे, अर्पण करेंगे, उनको अर्पित करेंगे, श्रद्धा से कोई चीज देंगे। और बड़े लोग हमको ठीक है ले लेते। अच्छा, क्या मामा हमारे बड़े हैं, कोई मामा नाना दादा से पैसा दे देते थे ना, तो प्रदान ही तो करते थे, देते ही थे कि अर्पण करते थे हमारा।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। जिन्होंने भी पढ़ा होगा तो ये जानते होंगे कि नाटक जो है वो मंच पे खेलने की चीज है, अभिनय करने की चीज है, प्रस्तुतिकरण करने की चीज है। इसलिए नाट्य दृश्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नाट्य दृश्यों का मेरे मित्र क्या होना चाहिए? अभिनय होना चाहिए, एक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं। अच्छा, ये होता है ना, करे यार खूब पहलवान हो, खूब रियाज मार रहे हो, ठीक है ना, होता है ना। अब गाने का क्या होता है? अरे गाने का रियाज आपने किया कि नहीं किया? रियाज करिए, खूब खाइए पीजिए ऐसे। तो ये होता है रियाज करना, गाने की प्रैक्टिस करना, ना कि कसरत करना। कसरत तो यार उठा बट्टा दंड, ये सब सारी चीजों में होती है ना। सपाटा हपाटा मारना, गांव में जो दौड़ते फौड़ते हैं, ये सब ना कसरत करते हैं। कि बाकी जो होती है सारी की सारी चीजों का क्या किया जाता है? अभ्यास। जितनी भी सारी कलाएं हैं, देखिए गाना हो गया, गाना क्या एक प्रकार से कला है, पढ़ाई क्या एक प्रकार की कला है। और जितनी भी सारी कलाएं हैं उनका अभ्यास किया जाता है। अभ्यास से उनमें परफेक्शन आता है, उसमें कसरत नहीं किया जाता। कसरत भुजाओं का खेल है, और कला जो है कि आत्मा का खेल है, संवेदना का खेल है, वो हृदय का खेल है, वो वाणी की मधुरता का। ठीक है, तो ये यहां से हो जाएगा। वो गीत की दो चार लड़ियां गाती है। गीत की लड़ियां नहीं होती, लड़ियां तो मालूम में होती है ना मेरे मित्र, कड़ियां होती हैं। जैसे यार अगली कड़ी गाओ ना तुम, जैसे नहीं कहते अरे यार अगली कड़ी तुमको याद हो क्या? थोड़ा गाओ तो गाओ, अंतरा अंतरा कड़ी याद है? नहीं, ठीक है चलिए। तो गीत की कड़ियां होती है। अब हम लोग चलते हैं, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ठीक है, अब सौभाग्यवती कन्या, अच्छा कोई स्त्री सौभाग्यवती, ये समाज इतना विडंबनापूर्ण है कि किसी स्त्री को सौभाग्यवती तब तक नहीं मानेगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाएगी। लगता है कि पति मिल गया मतलब वो दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली स्त्री है। जबकि पता चलता है कि ये विवाह, ये सारी चीजें शोषणकारी प्रवृत्तियों को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो सौभाग्यवती नहीं होता है, बल्कि आयुष्मती होता है। सबसे पहले क्या है? आयुष्मती। क्योंकि हमारी जो आयु, आयु हमारी उनसे जुड़ी हुई है। हमको चीज, आयुष्मती का मतलब क्या होता है? चिरंजीवी। ठीक है ना, चिरंजीवी होता है। तो चिरंजीवी होता है अधिक। तो हम लोग जब भी कहते हैं कि चिरंजीवी हो, अपने किसी भी छोटे बच्चे को, किसी भी चीज को कहते हैं चिरंजीवी हो। तो जब तक शादी नहीं होगी आयुष्मती कहेंगे, चिरंजीवी क्या कह देंगे, और फिर जैसे होगा आप सौभाग्यवती क्या कह देंगे। पूतो ना आओ दूधो फलो, क्या है पता नहीं कैसे, दूधो ना आओ पूतो फलो, ऐसे कुछ है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। जब भारी हो गया, भारी का मतलब अधिक हो गया, तो भरकम करने की क्या जरूरत है? यही तो अधिक पदत्व दोष है। जब भारी आ गया कि अरे यार वहां बहुत भारी भीड़ थी, भरकम करने की क्या जरूरत है? ये इसको हटा दीजिए, इसका मतलब वहां भारी भीड़ लगी थी। सीधी सी बात है यार। जमा क्या होता है? आदमी जमा होता है, आदमी। अरे नदियों का बालू पानी ये सब सारी जाके जमा होता है ना समुद्र में, कि आदमी जाके जमा हो जाएगा एक दूसरे पे? आदमी तो खड़ा होता है, आदमी तो कतारों में लगा होता है, यानी लगना शब्द है। इसलिए जो है कि भारी भीड़ कम, भीड़ लगी थी न कि जमा थी। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। यार शोक वोक नहीं है। शोक वोक तब किया जाता है, शोक तब व्यक्त किया जाता है जब आदमी कोई मर जाता है। ठीक है ना, हर इच्छा बलि सी, जब शोक संदेश लिखा जाता है किसी मरे हुए कार्ड पर, आप देखिए मृतक आत्मा, तो हर इच्छा बलि सी करके और फिर शोक संदेश होता है। अरे भैया आप जी रहे हैं, हम आपको पत्र दे रहे हैं, इसलिए हमको खेद है, हमको शोक वोक नहीं है, हमको दुख है इस बात का कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। हम इसलिए थोड़े ना परेशान। साहित्य और जीवन का घोर नहीं मेरे मित्र, अभिन्न संबंध होता है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध इसलिए होता है कि जो जीवन में घटित हुई संभावनाएं, जो भी सारी घटित घटनाएं हैं, उनको साहित्य के माध्यम से दिखाया जाता है। इसलिए इनका आपस में अभिन्न संबंध है, अटूट संबंध है। आपका पत्र सौ धन्यवाद या धन्यवाद सही मिला, सबसे देखे होंगे लास्ट में धन्यवाद लिखा जाता है कि आपका पत्र मिला, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आपका कोई काम कर ले तभी नहीं बोलेंगे अरे यार आपने मिठाई खिलाई, थैंक यू थैंक यू। पहले बोलेंगे क्या? थैंक यू, मिठाई खिलाई। ऐसे थोड़ा ना बोल जाता। मिठाई खिलाई इसलिए थैंक यू, इसलिए आपका पत्र मिला, इसलिए आपको धन्यवाद बोला जाता है। चलिए, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? हेतु क्या होता है यार? हेतु, काव्य हेतु में हमने सुना, नाम सुना था। अब पति पत्नी में, पति हेतु पत्नी हेतु इस तरीके से बातें होंगी? बिल्कुल नहीं बात होगी। पति पत्नी में झगड़े का कारण क्या हो सकता है? काज एंड इफेक्ट क्या है? ये थोड़ा ना कि हेतु पे बात होगी। हेतु जो होता है वो विशिष्ट अर्थों के लिए होता है, और कारण जो होता है वो सामान्य अर्थों के लिए होता है। ठीक है ना। अब पति पत्नी में झगड़े का कारण वो साधारण है। अरे रोज घर की लड़ाई, अरे कोई स्पेशल केस होगा वो अलग बात है, वरना पता चले कि किसी आपस में मुंह फुलाए बैठे, फिर कल के दिन बोलने लगे, फिर परसों जाता है। उनका साधारण झगड़ा है यार। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ आया। भागना क्या होता है? यार जब सिपाही को देख के चोर भाग गया, ऐसा लिखा हमने सुना है। सिपाही को देख के चोर दौड़ गया, ये नहीं सुना, भाग गया। यार जिसमें भय हो, भागना का मतलब जिसमें भय हो, आशंका हो, ये सब सारी चीजें होगी, वहां भागना होता है।
और इस तरीके से लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ है, साधारण से यार, जा यार दौड़ के लेके आओ ना, जाओ 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 जाओ, अरे दौड़ के पांव छुओ उनका, सर आए हैं तुम्हारे, उठो उठो उठो, तो दौड़ना होता है, नॉर्मल चीज होती है। ठीक, आगे चलते हैं हम। वर्तमान महासमर विश्व की सर्व प्रमुख समस्या है। ठीक है, वर्तमान महासमर, अब देखिए चीजें, दो चीजें होती हैं, जो वर्ल्ड और यूनिवर्स है, ठीक है ना, वही चीज संसार और विश्व में है। ठीक है, तो आप देखिए ये जो यूनिवर्स जो हो जाएगा, वो विश्व, समझ रहे हैं, ब्रह्मांड की बात हो जाएगी, और ब्रह्मांड में जो है महासमर यानी समस्या, महासमर का मतलब क्या, युद्ध। युद्ध पूरे ब्रह्मांड में थोड़े ना हो रहा है, ब्रह्मांड में चंद्रमा रहा है क्या, चंद्रमा पे युद्ध हो जा रहा है, मंगल ग्रह पे युद्ध हो रहा है, युद्ध तो धरती पे हो रहा है जहां आदमी है, इसलिए वो विश्व की समस्या नहीं है, वो संसार की समस्या है, वो वर्ल्ड की समस्या है, इसलिए महासमर संसार की समस्या है। इससे आपको याद होना चाहिए। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। आयु नहीं पूछी जाती है, आपकी पूछी जाती है कि आप कितने अवस्था में, आपकी अवस्था क्या है, तो अवस्था होती है। इसका मतलब आप जहां पे भी आयु होगा उसको कट करिएगा और सीधे सीधे अवस्था को लिखिएगा, तब जाके आपका सही, यही पूछा जाता है, क्योंकि आयु समस्त जीवन काल को निर्धारित करती है। और अवस्था, चूंकि आप हमसे पूछ रहे हैं, अभी हमसे कोई पूछे कि आप कितने अवस्था में, कितनी आयु में, तो क्या मैं, मेरा समस्त काल, वो तो कोई और बताएगा। अच्छा, देखे होंगे ना कि तुलसीदास की आयु इतनी थी, कबीरदास की आयु इतनी थी, किसी ने लिखा कि कबीरदास की अवस्था इतनी थी? बीच में लिखे होंगे कि कबीरदास की इस अवस्था में इन्होंने ये किया, यानी उस समय वो थे, अवस्था में आदमी जीवित रहता है, आयु उसके पूरे जीवन काल की होती है, फिर वो मर जाता है। ठीक है, चलिए, उसकी पत्नी बड़ी लजीज है। पत्नी कोई खाना वाना है, कोई समोसा है, कोई रसगुल्ला है कि लजीज हो गया? पत्नी बहुत जो है, इसका मतलब क्या है, अब पत्नी की जगह कर दीजिए लजीज है तो कर दीजिए कि पुलाव बड़ी लजीज चीज है, बस सीधी सी बात, या कोई और चीज कर दीजिए कि यहाँ पे उसकी पत्नी बड़ी सुंदर है, ऐसा कर सकते हैं। एक प्रलय प्रचंड हुंकार हुआ। अब देखिए प्रलय का विशेषण जो होता है, प्रलय, ठीक है ना, अब इसका प्रलयंकर है, प्रलय का विशेषण प्रलयंकर है, न कि प्रलयी है, तो प्रलयंकर हुंकार होगा, न कि प्रलयी हुंकार होगा। चलिए, मेरे नाम में श्री आनंद कुमार जी, अरे भैया अपने नाम को में श्री लगा लोगे, हम अपना नाम बताएंगे तो अपना नाम बताएंगे ना कि मेरा नाम ये है, कि मैं ही बताऊंगा कि मेरा नाम श्री ये है? अब मैं ही कहूंगा कि मैं श्री श्री 1008 महाराज हूं, ऐसे संतों को मार के भगा देंगे सब जो श्री श्री लगाते हैं, तो श्री हटाइए इसमें से। मैं इसका वो अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं, ठीक है ना, मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। अब देखिए, की के प्रयोग से अधिक पदत्व का दोष आ जाता है, और अधिक पदत्व किसी भी चीज का दोष होता है, वाक्य शुद्धि के लिए अधिक पदों को हटा दीजिए, तो इसका यह अर्थ होगा कि नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। अब देखिए, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है भैया, अभंग खुद अपने आप में एक प्रकार हो गया, तो एक प्रकार लगाने की आपको क्या जरूरत है, अभंग हो गया, सभंग हो गया, तो अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है। ठीक, ठीक है ना, एक मराठी छंद है, प्रकार हटाइए उसमें से, सीधी से खुद प्रकार है वो। देखिए, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि शक्ति उनके हर काम में प्रकट होती है, ठीक है ना, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि शक्ति उनके हर काम में, तो पहले कर्ता लिखिए कि उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है। समझ रहे हैं? 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता हो गई। भारत और ब्रिटेन में, जब से यार भारत और अमेरिका में क्या चल रहा है इसमें, तो जब भी होगा भारत और ब्रिटेन में, लोग बोल देते हैं कि उनके बीच, नहीं में, जब भी याद करिए, 2 देशों के बीच में, 2 देशों के बीच में, ऐसे याद करिए कि 2 देशों के बीच में लगेगा, 2 देशों के बीच, जो के बीच है उसको हटा के में लगेगा। चलिए, उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। अब देखिए एक बात बताइए, अब जब प्रातः काल हो गया तो वो समय ये तो बता रहा है कि सुबह का समय है, तो समय लगाने की क्या जरूरत है, हटाइए इसको। तो उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। आपका भौदी, आपका या भौदी कहिए, आपका कहिए या भौदी कहिए, दोनों अलग एक ही चीज है, तो सीधे आप लगा दिए तो भौदी लगाने की, भौदी लगा दीजिए तो आपका लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। वकीलों ने कागजात का क्या किया, निरीक्षण की। वकील क्या करते हैं, वो जांच करते हैं, ठीक है यार, लाइए देखते हैं कि आपकी चीजें ठीक है कि नहीं, इन्वेस्टिगेट, लाइए हम देख लें, हमको तो भाई वकीलों की लड़ना, निरीक्षण क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन थोड़ा ना होता है। ठीक, ऐसे चित्रों में किसी व्यक्ति या घटना के दृश्य या रूप का ही अंकन प्रदान होता है। तो किसी, पहले तो ऐसे चित्रों में से किसी व्यक्ति या घटना का ही अंकन प्रदान होता है। तो पहले तो यह है कि क्या होता है प्रधान, तो प्रधान क्या होता है, व्यक्ति या घटना, तो इसलिए व्यक्ति या घटना को पहले लिखेंगे, और रूप या दृश्य का अंकन ऐसे चित्रों में क्या प्रदान होता है। बस क्रम इधर से उधर हुआ है। वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। भैया
बहुत से पशु और पक्षी उड़ते चढ़ते, पशु क्या करते हैं, पशु चरेंगे और पक्षी उड़ेंगे, तो इसलिए उनका क्रम जो इधर से उधर हुआ है उसको वो कर दीजिए। आगे चलिए। यह चित्र श्री शारदा जी जब नागौर पधारे थे उस समय लिया गया था। तो यह चित्र उस समय लिया गया था, ठीक है ना, जब श्री शारदा जी नागौर पधारे थे। देखें क्रम इधर से उधर हो रहा है। यह चित्र उस समय लिया गया था, बात किसकी हो रही है, चित्र की बात हो रही है। यह चित्र क्या किया गया था, लिया गया था जब श्री शारदा जी नागौर पधारे थे। ठीक है, जो जो चीजें हैं मैंने देखिए, नारायण जी से 6 महीने की सजा हुई थी कि अपील मंजूर की, 6 महीने की सजा पाने वाले नारायण के, ये जितने भी सारी चीजें क्रम वाला आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी खड़ी बोली की, तो पहले आप लिखे होंगे ना कि उसने खड़ी बोली में कविता लिखी, तो खड़ी बोली में निवेदिता शीर्षक से कविता लिखी, तो इसलिए ये चीज पहले आ जाएगी। भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत उनका है। अरे भाई भारतीयों को चाहिए कि अपने बचाएं कि भारत उनका नहीं है। अपने बच्चों को जब हम बताएंगे तो बताएंगे कि भारत हमारा है, उनका थोड़े ना है, इसलिए उनके की जगह भारत हमारा है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी बात का स्पष्ट, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण करने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। ठीक है ना, यह काम आप पर निर्भर करता है। जब निर्भर क्या है, निर्भर ये खुद अपने आप में क्रिया है। ठीक है ना, अब एक और क्रिया लगा दीजिए, निर्भर क्रिया है तो निर्भर करना अपने आप हो जाएगा, उसमें तो फिर कर्ता लगाने की क्या जरूरत है, इसलिए लिख दीजिए ना कि यह आप पर निर्भर है, काम आप पर निर्भर है। मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूं, मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, हे मेरे राम मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, हे मेरे हनुमान मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, तो मैं आप पर श्रद्धा करता हूं और रखता हूं, मैं आप में श्रद्धा रखता हूं। ठीक है ना, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न नहीं पूछा जाता है, प्रश्न करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कुछ बच्चे क्लास में होते हैं जो प्रश्न कुमार होते हैं, प्रश्न करते रहते हैं, इसलिए प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा नहीं जाता है। ठीक है ना, सीधी सी बात है, और उत्तर को जाना जाता है। ठीक है, उत्तर दिया जाता है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, आई एम वेटिंग। प्रतीक्षा करना होता है, प्रतीक्षा डरना नहीं होता, इसलिए प्रतीक्षा करना तो करना से की हो जाएगा क्रिया, न कि देखना होता है। देखा तो आंखों से जाता है ना, बस इतना सा जानिए। आगे चलिए। सारा राज्य उसके लिए एक थाती था, सारा राज्य उसके लिए थाती था। ठीक है ना, एक थाती क्या होता है, हटाइए इसको, सारा राज्य हो गया जब थाती है भाई। कई वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही है, गले में बेड़ियां पड़ी होती है कि पैरों में बेड़ियां, पैरों में बांधने वाली चीज है, इसलिए कई वर्षों तक भारत के पैरों में बेड़ियां पड़ी रही एकदम। आप इसको देखते जाइए, वो लाइन कुछ है नहीं। ठीक है, ऐसी एक आध बातें और देखने में आती हैं। ठीक है, एक आध बातें, अब यहाँ पे एक आ गया या आध आ गया तो एक तरीके से एक वचन आ गया, तो आप बातें को बात कर दीजिए, तो ऐसी एक आध बात और देखने में क्या होती है, आती है। मैं आपका दर्शन करने आया हूं, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। ठीक है ना, यहाँ पे हमेशा जब भी होगा दर्शन, प्राण, समाचार, दम, देख रहे हैं ना, सारी चीजों में बहुवचन प्रयुक्त होगा। इन सारी चीजों को याद कर लीजिए, दर्शन में, प्राण में, समाचार में, जैसे प्राण पखेरु उड़ गए ना, कि प्राण पखेरु उड़ गया, दाम, लोग, होश, हिज्जे, भाग्य और आंसू। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। ठीक है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। जब यहाँ पे अनेक हो गया तो अपने आप में हो गया, तो भाव हो गया। अनेक के साथ देखिए, अगर अनेकों लगाएंगे तो उसको अनेक कर दिया, अपने आप बहुवचन है, और अनेक के साथ कोई बहुवचन करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अनेक खुद बहुवचन को प्रयुक्त कर रहा है। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, इस बात के कहने में नहीं, यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा। ठीक है ना, उसके चाचा को लड़की हुई है, अरे भैया चाची को लड़की हुई है, चाचा का, ठीक है ना, तो उसके चाचा के लड़के हुई है। ठीक है, ये देखिए उसके चाचा के लड़की हुई है, मतलब चाचा का, चाचा को लड़की का मतलब ये हो जाएगा कि चाचा के पेट से लड़की हुई, चाचा के पेट से लड़के होते तो चाची के पेट से लड़के, तो इसलिए चीज हो जाएगी। आगे चलते हैं, इन दोनों में केवल यही अंतर है। अब ये देखिए, आपको देखिए, ही जहां पे केवल आए और यही आए, देखिए यही में क्या, यह प्लस ही है, और ही का अर्थ क्या होता है, ही और केवल पर्यायवाची है। और जैसे केवल में भी ही आए, यहाँ पे इसका मतलब यही है, दो यही आप लगाएंगे, एक यहाँ पे यही है, कट कर दीजिए एक यही को, इसलिए क्या होगा, ये याद करिए कि जहां केवल आए, भी आए, किसी आए, यही आए, उसमें से एक रखिएगा। अब देखिए, वही आगे, किसी भी आदमी को भेज दो, जब किसी लग गया तो किसी के साथ क्या होगा, किस प्लस ही होता है, किसी के साथ ही हो जाता है अपने आप, तो इसको हटाइए, किसी आदमी को भेज दो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है ना, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। अरे भैया जब बिल्कुल हो गया तो उसमें भी ही हो गया, तो इसलिए वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, भी को हटा दीजिए।
आगे चलते हैं और आपसे, चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ, ठीक है ना। अब देखिए चाहे भी हो गया, चाहे वही चीज मैं बता रहा हूं, अब चाहे भी हो गया, भी हो गया। और चाहे के बाद बिल्कुल के बाद भी का प्रयोग भद्दा है यार, चाहे जैसे हो जाओ ना, तुम भी हटाइए उसमें से। मैंने सुई कंघी दर्पण पुस्तकें मोल लिए, ठीक है ना। तो ये देखिए जितने भी ने चिन्ह वाले हैं, देखिए कि इसमें दिया ने चिन्ह वाले अर्थात सप्रत्यय करता और को चिन्ह रहित अर्थात अप्रत्यय कर्म की अंतिम कर्म क्वेश्चन, इसमें अंत हमेशा आप अंतिम कर्म के अनुसार लगाइए, जिसमें भी आपको मैंने शुरू में ही बता रखा था, पहली चीज वही चीज वो लिख रहा है। थोड़ी देर बाद वो वापस लौट आए, रिटर्न, वापस भी आ रहे तो लौटना, या तो वापस आ गए या तो लौट आए, एक हटाइए उसमें से। तो इसलिए थोड़ी देर बाद क्या कहिए, लौट आए। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, अरे भाई प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, लड़के थोड़े ना चुना जाता है, लड़के तो तब चुना जाता है जैसे कहते हैं अरे आप शादी के लिए लड़के को चुनाव, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, मैं हल करने की तलाश में हूं, क्या हल करने, मैं सवाल के हल की तलाश में हूं, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। तब यह काम, देखिए शायद, आप शायद भी कर रहे हैं, शायद का मतलब संदेह पैदा कर रहे हैं, और जरूर का मतलब निश्चितता पैदा हो जाएगी। एक ही कैसी चीज है यार कि संदेह भी होगी वाक्य में और निश्चितता भी प्रयोग हो, इसका मतलब या तो शायद करिए या तो जरूर करिए, इसका मतलब इसमें से शायद हटा दीजिए, तब यह काम जरूर हो पाएगा। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। चाह कब होती है, चाहत होती है, प्रेम होता है, तब न चाह होती है। चाह नहीं मैं सुरमाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये वाली है सुभद्रा कुमार की चौहान की कविता, ठीक है ना। खोज नहीं है, पशु वशु ये सब पानी खोज करता है, इसीलिए देखेंगे डिस्कवरी चैनल चलता है, समझ रहे हैं। डिस्कवरी का मतलब डिस्कवर करना, उसमें क्या होते हैं, शेर अपने भोजन की तलाश में कर रहे हैं सब, यानी तलाश करना, यानी खोज करना होता है, न कि चाहना होता है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लगाओ, यार बर्फ है तो ऑलरेडी ठंडी होगी और आग है तो ऑलरेडी गर्म होगा, उसमें ठंडी लगाने क्या है। अब मैं कहता हूं मुझे ठंडी बर्फ लाओ, बर्फ ही लाओ यार वो ठंडी है, और आग लाओ खुद गर्म है, हटाइए इनको दोनों को, ज्यादा लिख दिए। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, यार तरुण भी नए होते हैं और नवयुवक भी नए हो गए, तो दोनों चीजें क्यों लिख रहे हो, एक चीज लिखो नवयुवक लिखो, तरुण को हटाओ। कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, अरे भैया कृपया जब ये आप लगा दिए तो अनुग्रह करने की क्या जरूरत है आपको, बस कृपया आप बता दीजिए, प्लीज टेल मी, ऐसा करें प्लीज टेल मी, बस इतना सा, ठीक है। ये अब ये थोड़ा ना होगा, प्लीज भी लिख रहे हैं उसी में रिक्वेस्ट भी लिख रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना होता, बस इतना सा कृपया। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। अब जैसे संभव का अर्थ खुद हो सकता है, हो सकना, अब यहाँ पे सकना एक कैल लग गया, असकता का यहाँ भी कैल, दो चीजें थोड़े ना होती है, ठीक है ना। तो मुझसे यह काम संभव नहीं है, जब इसी में यह संभव है नहीं है तो फिर इसको हटा दीजिए। आगे चलते हैं। यह कहना आपकी भूल है, नहीं भैया यह कहना आपकी गलती है, नहीं कहते यार मिस्टेक कर रहे हो, मिस्टेक का मतलब गलती होता है, तो ये आपकी गलती है, भूल नहीं है। भूल गलती एक कविता भी है, समझे कैसे दोनों चीजें एक जगह कंट्राडिक्ट कर दी गई है। जैसे संस्कृति और सभ्यता एक चीज होती है ना, लोगों को लगता है कि संस्कृति और सभ्यता एक चीज, अरे भाई संस्कृति जो है किसी भी चीज का वो आंतरिक पक्ष है, और सभ्यता जो है उसका बाह्य पक्ष है, समझे। जैसे इसके लिए अगर मैं बता दूं कि संस्कृति और सभ्यता में, जैसे एक गांव में कोई जो है कि भिखारी गया, ठीक है, और उसमें गांव बहुत क्या था, धन धान्य से परिपूर्ण था। ये घर पे गया ना तो उसने कहा यार हड़प, चले आए हो यहाँ भीख मांगने, मतलब उसके पास सभ्यता थी, उसके पास पैसे थे, उसने घर का निर्माण किया था, समझ रहे हो, सभ्यता में स्थापत्य कला, लेकिन उसने के पास संस्कृति नहीं थी। दूसरे के पास गए, अरे आइए ये बैठिए, अच्छा ठीक है आप कल के लिए लीजिए, अच्छा ये चीज भी, अच्छा अच्छा आप कपड़े ले लीजिए, कुछ अलग से खाने के ले लीजिए, इसके मतलब उसके न्यायप्रियता, दानशीलता, करुणा सब कुछ है, ये होता है संस्कृति, ठीक है, यही है शब्दों का हेरफेर। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, खेद नहीं यार दुख हुआ, वो बहुत बड़ी घटना होती है, दुख नितांत हानि होती है, और खेद तो साधारण जीवन की होती है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे, क्योंकि उसका रिजल्ट आएगा, जिससे कि नहीं, जिसमें भी अब व्यायाम करने से हमको रिजल्ट आएगा, इसलिए ताकि लगा देंगे। और वो चूंकि अरबी फारसी का तद्भव है, ठीक है ना। अब ये देखिए ताकि फारसी अव्यय का क्या है, ठीक है, ताकि फारसी अव्यय का हिंदी तद्भव है ताकि, ठीक है, तो यह हिंदी में ज्यो का त्यों प्रचलित है। अब जब त्यों का त्यों प्रचलित है, जिसके लगाने की क्या जरूरत है, सीधे लगा दीजिए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, ठीक है। अब कहना क्या है, इसमें क्या है, यहाँ पे कर्ता हो गया है,
अब ये चीजें आपको एक दिन बताई जाएगी कि कर्ता कैसे जाने कोई चीज और कर्म कैसे जाने, तो कर्ता के हिसाब से होगा होगा, कहना के हिसाब से ना कि होगी होगी। एक एक करके सभी मर गए, ठीक है। अब एक एक, अब देखिए कर के बाद के कर का अर्थ देकर एक ही आवृत्ति पैदा कर देगा ना, एक एक कर, ठीक है ना। तो अब करके की क्या जरूरत, एक एक कर सभी मर गए। वास्तव में वो बड़ा आदमी है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि वास्तव क्या है, विशेषण है, और वस्तुता क्या है, अव्यय है। और इसी वस्तुता का जो है कि विशेषण वास्तव है, इसलिए आप अव्यय को रखिए ना, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। माना जाता है कि अगर अव्यय शब्द आपको मिल जाए तो उसको रखिए। क्यों रखिए, क्योंकि उसमें काल वचन लिंग अनुसार के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए वस्तुता हो जाएगा। शिवाजी की खूब धाक जमी, अरे भैया खूब नहीं, काफी, लोग बहुत प्रचुर मात्रा में, इसलिए काफी धाक जमी। चरखा काटना चाहिए, गांधी जी चरखा चलाते थे ना कि काटते थे, ठीक। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। अब मुक्त हस्त में जब भी आप समाज पढ़ेंगे, मुक्त से हस्त, ठीक, मुक्त से हस्त, मुक्त हस्त के द्वारा, ऐसे, ठीक है, मुक्त हस्त के द्वारा, तो से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसने मुक्त हस्त से द्वारा धन लुटाया। राम और श्याम संबंधी चर्चा, अब देखिए यहाँ पे राम की भी चर्चा हो रही है, श्याम की भी चर्चा हो रही है, लेकिन श्याम के साथ सिर्फ संबंधी हाइफन के साथ लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सिर्फ श्याम की चर्चा हो रही है, हम दोनों लोगों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इससे संबद्ध चर्चा हो जाएगी, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा हो जाएगी, न कि राम और श्याम संबंधी चर्चा होगी, ठीक है। चलिए ये हुआ आपको इतना। अब हम जब इस पे बात करेंगे सामान्य वाक्य पे, मिश्र वाक्य पे, संयुक्त वाक्य पे, अब देखिए एक छोटा सा आपको यहाँ पे मैं दे दूं डेमो, कुछ करना नहीं है, कि जब वाक्य रचना आएगी ना तो उसमें ये आएगा सरल वाक्य, दूसरा आएगा संयुक्त वाक्य, तीसरा आएगा मिश्र वाक्य। इसमें क्या होगा कि सरल वाक्य में एक कर्ता और एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य मतलब कर्ता होता है, विधेय का मतलब जिसके बारे में कहा जाता है। जैसे राम खाता है तो राम कर्ता हो गया, उद्देश्य हो गया, खाना क्या क्रिया, एक तरीके से विधेय होगा, जो चीजें बचेगी वो विधेय हो जाएगी कर्ता का। अब संयुक्त वाक्य में क्या होंगे कि दो सरल वाक्य तो होंगे लेकिन एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे, ठीक है ना। इसमें जैसे कि, या, अथवा, लेकिन, परंतु, ये सब सारी चीजें आएंगी, मैं इन पे बहुत डीप बात करूंगा। तो जैसे मैंने खाना खाया और वह खेलने चला गया, मेरे खाना खाने से उसके खेलने का थोड़ा ना कोई संबंध है, चला गया। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा जो है कि आश्रित वाक्य होता है। जैसे जैसे कहा, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ये हमेशा योजक से शुरू हो गए कि गांधी जी ने कहा कि सदा, अब गांधी जी ने कह रहे हैं सदा सत्य बोलो, कौन कह रहा है, गांधी जी, इसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए मिश्र वाक्य होगा। इन पे हम बात की जाएगी। आज आपको ये उदाहरण सिर्फ आप पढ़ लीजिए, वो उदाहरण से ही सारी चीजें खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए क्या है, नमस्कार। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।